ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं एक अच्छी खबर के साथ। सैफ अली खान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थे। आज सैफ अली खान अपने घर पहुंच गए। ये घर पहुंचने की तस्वीर है। अस्पताल से पहुंचे, लीलावती अस्पताल में सैफ एडमिट थे। छह चाकुओं के वार थे। लगभग 5 से 6 दिन सैफ अस्पताल में रहे। उसके बाद लीलावती से अपने घर पहुंचे हैं और वहां मीडिया का जमावड़ा था। उनके फैंस मौजूद थे। सैफ ने फैंस का अभिवादन किया, शुक्रिया अदा किया और घर वापसी के बाद सैफ अली खान की तस्वीरें। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है महाकुंभ में खरबपति उद्योगपति पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। मोदी, शाह, योगी भी पहुंचने वाले। सितारे कारोबारी और आस्था सब पर भारी। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। महाकुंभ अभी चलना है, लेकिन महाकुंभ में अमृत स्नान 29 तारीख को, उससे पहले बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। पश्चात 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 2019 की तस्वीर में आपको दिखा रहा था। और आज पहुंचे, देखिए, उद्योगपति गौतम अडानी। गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे अपने परिवार के साथ। उसके बाद देखिए गौतम अडानी भंडारे में पहुंचे और उसके बाद पूड़ियां तलते हुए, खाना तलते हुए नजर आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई थोड़ा पीछे आप देख रहे हैं महाकुंभ में पहुंचकर वहां पूड़ियां, न सिर्फ पूड़ियां तली है, पूड़ियां निकाली भी है और उसके बाद देखिए लोगों को परोसी भी है। न सिर्फ गौतम अडानी बल्कि कुमार विश्वास भी महाकुंभ पहुंच चुके हैं। ये कुमार विश्वास की तस्वीर आप देख रहे हैं। राम कथा से पहले कुमार विश्वास ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा मैया की और अब देखिए जरा दूसरी तस्वीर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब भी संगम में हैं, वहीं मौजूद हैं। उन्होंने भी डुबकी लगाई संगम में और उसके बाद पूजा पाठ किया। ये रामनाथ कोविंद साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सभी बड़े लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले शंकर महादेवन भी महाकुंभ में पहुंचे थे और कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कुंभ को अपने सूरों में भी पिरोया है।
तो सिर्फ शंकर महादेवन नहीं, अब आपको दिखाने जा रहा हूं सुधा मूर्ति भी पहुंची है। ये आप देख रहे हैं नारायण मूर्ति की पत्नी, इन्फोसिस के चेयरमैन रहे नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी महाकुंभ में पहुंची है। ये वो तस्वीर, और वहां पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है उन्होंने, योगी की लंबी उम्र की कामना भी की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। और अब कल योगी आदित्यनाथ एंड टीम भी पहुंचने जा रही, यानी योगी की पूरी कैबिनेट कल मौजूद होगी महाकुंभ में। पूरी दुनिया में महाकुंभ के इंतजाम और योगी के नाम की चर्चा है। महाकुंभ में योगी के इंतजाम रोज नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। महाकुंभ में मोदी आएंगे, अमृत स्नान से पहले अमित शाह भी डुबकी लगाएंगे। सरकार के दिग्गजों से लेकर अरबपति कारोबारी और फिल्मी सितारे भी महाकुंभ में आ रहे हैं और दिल खोलकर योगी के इंतजाम की तारीफ कर रहे हैं। सारे वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे, बट ये तो उन सब का बाप है। तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे तो भक्ति और आस्था के रंग में डूब गए। अडानी ने खुद भंडारे का प्रसाद बनवाया और फिर बांटा और खुद भी लाखों लोगों की तरह भंडारे में शामिल हो गए और कहा, महाकुंभ जैसा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अद्भुत अनुभव हुआ। इस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी संशोधन का विषय है। सुधा मूर्ति जैसे अरबों की मालकिन कुंभ में धर्म और सादगी की मिसाल बनी और आस्था के महापर्व का भव्य आयोजन देखकर योगी की लंबी उम्र की कामना की। मैं इतना अच्छा किया है मुझे, और निःशुल्क लोगों के लिए मुझे बहुत आनंद है। और आइए अब आपको बताऊं, देखिए बड़े बड़े अरबपति खरबपति महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में उनका पहुंचना बाकी लोगों को भी उत्साहित कर रहा है। देखिए कौन कौन पहुंचा है, ये आप देख रहे हैं। गौतम अडानी पहुंचे और उसके बाद खुद खाना भी बनाया उन्होंने और पूड़ियां भी तली। देश के सबसे अमीर कारोबारियों में गिनती होती है गौतम अडानी की। 5 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक, एक दिन में ही करीब 800 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लेते हैं। महाकुंभ में अडानी दिल खोलकर सेवा कर रहे हैं। परिवार के साथ उन्होंने संगम स्नान और गंगा पूजा की है, फिर रसोई गए और खुद भंडारा प्रसाद बनाया है। खरबपति कारोबारी हाथ में करछी लेकर प्रसाद बना रहे हैं। अडानी ने खुद हलवा, पूड़ी और सब्जी तक बनाई है। इसके बाद वो भंडारे का प्रसाद भी बांटने लगे। अपने हाथों से गौतम अडानी पूड़ी बांटते भी दिखे। इसके बाद उसी भंडारे में अडानी बैठकर खुद उन्होंने भोजन किया और कहा, मेरे लिए गंगा मां के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। योगी ने ऐसा इंतजाम किया है कि इस पर शोध होना चाहिए। वो कह रहे हैं इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि 45 करोड़ लोगों का इंतजाम योगी ने कर लिया। इस्कॉन के साथ मिलकर महाकुंभ में खुद अडानी विशाल भंडारा शुरू किया है। इसमें 51 लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है। वो 1 करोड़ आरती संग्रह की मुफ्त प्रतियां भी बांट रहे हैं। मतलब महाकुंभ में वो सनातन की सेवा में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ पति नारायण मूर्ति की संपत्ति 37,000 करोड़ रुपए है। सुधा मूर्ति, खुद सुधा मूर्ति 775 करोड़ रुपए की मालकिन है। इन्फोसिस के संस्थापक की पत्नी राज्यसभा की सांसद है। महाकुंभ में एक झोला लेकर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सुधा मूर्ति ने कहा, 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है और भगवान और गंगा मां की कृपा से मुझे भी मौका मिला है। इसमें शामिल होकर मैंने भी 3 दिन का व्रत किया। योगी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। अरबों खरबों की मालकिन सुधा बेहद सादगी से रहती हैं। 30 साल से उन्होंने कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी। बनारस में गंगा स्नान करने गई तो साड़ी को त्याग कर दिया। तब से वो तोहफे में मिली सादी साड़ियां ही पहनती हैं और धर्म के प्रति समर्पण और सादगी की मिसाल बनी हुई है। और महाकुंभ में जाने वाले लोग योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे। सुनिए,
खरबपति गौतम अडानी क्या कह रहे हैं और सुधा मूर्ति जी क्या कह रही हैं। यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ। एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश का प्रशासन जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं, इस तरह से व्यवस्था रखी हुई है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी संशोधन का विषय है। इतना बढ़िया व्यवस्था है इधर, और सब पुलिस लोगों का, योगी जी का नेतृत्व में इतना अच्छा किया है मुझे, और निःशुल्क लोगों के लिए मुझे बहुत आनंद है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है, अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऊपर से एक्साइटेड था, जब लैंड करने से पहले एक्साइटेड था। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं जो मैंने देखा है, जितने भी दृश्यों में देखा है। लग रहा है कि इतने सारे वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे, बट ये तो उन सब का बाप है। ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। गंगा के किनारे के लिए यही कहता हूँ कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तो माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया, यही बड़ी बात है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, गृह मंत्री कब पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कब पहुंच रहे हैं, खुद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कब पहुंच रहे हैं संगम में, महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तारीख आ गई है, पीएम मोदी को कब पहुंचना है। 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ जाएंगे। प्रधानमंत्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे और संगम तट पर विधि विधान के साथ पूजा भी करेंगे। स्टीमर बोट से वो गंगा नदी की सैर करेंगे, फिर बड़े हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं पीएम मोदी। 2019 अर्ध महाकुंभ में मोदी प्रयागराज गए थे और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई थी। उस वक्त मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुखोई तेजस जैसे लड़ाकू विमान तैनात होंगे उस वक्त, और दौरे से पहले मोदी का सुरक्षा घेरा भी चेक किया जाएगा। और बड़ी बात यह है, मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में होंगे और 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा। मतलब मोदी प्रयागराज से इंद्रप्रस्थ साध लेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ जाने वाले हैं। वो संगम में स्नान और गंगा पूजन करेंगे। अमित शाह अधिकारियों के साथ वहां बैठक भी करेंगे। 2019 में शाह ने कुंभ में डुबकी लगाई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ की साक्षी बनेंगी। राष्ट्रपति 10 फरवरी को प्रयागराज जाएंगी। उसके बाद 12 फरवरी को चौथा अमृत स्नान है, उससे 2 दिन पहले राष्ट्रपति महाकुंभ पहुंचेंगी। तीसरे अमृत स्नान से 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जाने वाले हैं। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को होगा। जगदीप धनखड़ साहब 1 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे और दोनों वायुसेना के खास विमान से प्रयागराज जाने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी महाकुंभ में जाने वाले हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराज कुंभ जाएंगे 144 साल बाद कुंभ का। मैं तो जरूर जाऊंगा, आप भी चलिएगा साथ में। 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 और अब योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। योगी की पूरी कैबिनेट होगी महाकुंभ में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी और उनके दोनों डिप्टी। यह कैबिनेट कहां बैठेगी अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह है वो तैयारियां। यह तंबू तैयार हो गया है, कैंप, यह टेंट लग गया है। यही टीम योगी की पूरी कैबिनेट बैठेगी। यही योगी कुछ और बड़े फैसले लेंगे इस कैबिनेट मीटिंग में। आइए आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ कब पहुंचेंगे, किस वक्त पहुंचेंगे और क्या बड़ा होने वाला है महाकुंभ में, जब योगी की पूरी टीम मौजूद होगी इस दौरान। इस तरह के कैंप में आप देख रहे हैं प्रयागराज में यह इंतजाम किया गया है। 22 जनवरी यानी कल यूपी की कैबिनेट महाकुंभ में होगी पूरी। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी सरकार के 54 मंत्री कैबिनेट बैठक में भाग लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे मंत्री भी पहुंच गए। मंत्रियों समेत 130 वीआईपी महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद होंगे। दोपहर 12 बजे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे। उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रयागराज वाराणसी को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव है। 7 जिलों को मिलाकर बनने वाला यह क्षेत्र 22,000 किलोमीटर का होगा।
1 घंटे की बैठक के बाद योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक संगम स्नान होगा और यानी योगी और उनके सभी मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद योगी कैबिनेट के मंत्री साधु संतों से मिलेंगे। फिर महाकुंभ के शिविर में ही सभी मंत्री भोजन भी करेंगे। पहले बैठक महाकुंभ के मुख्य मेला क्षेत्र में होनी थी, लेकिन भक्तों को दिक्कत ना हो इसलिए जगह बदली गई है। अब योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज के अरैल घाट में होगी और बैठक के बाद बोट स्टीमर से भी योगी के मंत्री संगम में जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कल कैबिनेट है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है इस कैबिनेट में। और संगम स्नान करने महाकुंभ के अवसर पर हर व्यक्ति के मन में लालसा है और आज पूरी कैबिनेट स्नान करें। अनेक शिविरों में गया हूँ, साधु महंतों से मिला हूँ, शंकराचार्य भगवान लोगों से मिला हूँ। सबका एक मत है कि इससे बढ़िया महाकुंभ या इससे बढ़िया कुंभ का आयोजन उन्होंने नहीं देखा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कल करेंगे। डुबकी भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। सभी लोग, सभी मंत्रीगण एक साथ डुबकी लगाने का एक अलग ही आनंद होगा। तो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में व्यस्त हैं, दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भी आने वाले हैं, लेकिन यूपी में एनकाउंटर उसी तरह से हो रहा है। ये आप देख रहे हैं बरेली में एनकाउंटर हुआ है। इस साल का अब तक का योगी का सबसे बड़ा एनकाउंटर जो हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, पहले बरेली देखिए। बरेली में एनकाउंटर हुआ, उसके बाद 2 एनकाउंटर देखिए। 2 एनकाउंटर मैं आपको दिखा रहा हूं, चंदौली और कानपुर में एनकाउंटर हुए दोनों। यानी महाकुंभ में सनातन का काम भी सेवा चल रही है, इधर कानून व्यवस्था की भी सेवा पूरी चल रही है। यूपी का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है, देखिए जरा। ये 3 लोग जिन्हें यूपी पुलिस ने पैर में गोली नहीं मारी है, एनकाउंटर में ये पूरी तरह से ढेर कर दिए गए। इनमें सतीश शामिल है। सतीश के बाद मंजीत का एनकाउंटर हुआ है। मंजीत के अलावा अरशद है। ये लोग जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। इनके पास से ये असलहे बरामद हुए एनकाउंटर में, देखिए जरा। ये बाकायदा इसमें अत्याधुनिक हथियार भी है, कुछ हथियार बनाए गए हैं, बनवाए गए वो हथियार भी है, कट्टे तमंचे भी शामिल है। ये सारे हथियार इनके पास मौजूद थे और ये बड़े अपराधी थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये वो गाड़ी जिस गाड़ी में सवार थे, पुलिस वाले के भी गोली लगी है इसमें। ये आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में सवार थे। इसी गाड़ी में ये गाड़ी का शीशा आपको नजर आ रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में ये बदमाश ढेर हुए और बताया जा रहा है योगी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से ये पहला एनकाउंटर है जिसमें 3 आरोपी ढेर किए गए। प्रयागराज में योगी सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर पूरे यूपी की कानून व्यवस्था पर भी है। महाकुंभ से 781 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। 4 नामी बदमाश कार से यूपी बॉर्डर से हरियाणा भाग रहे थे। रोकने पर 12 पुलिस वालों की टीम पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। योगी की एसटीएफ अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद 40 मिनट तक अपराधी और एसटीएफ के बीच गोलियां चलती रहीं। 40 मिनट तक 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और ये चारों ढेर हो गए। गैंग का सरगना अरशद था जिस पर 1 लाख का इनाम था। बदमाश अरशद पर लूट, हत्या समेत 17 केस दर्ज थे। अरशद और उसके साथी कग्गा गैंग के सदस्य थे और 10 साल पहले पश्चिमी यूपी में कग्गा गैंग का बहुत खौफ हुआ करता था और दहशत ऐसी थी कि थाने में भी ताले लगा दिए जाते थे। कग्गा गैंग के सदस्य अब यूपी से ज्यादा हरियाणा में सक्रिय थे। पुराने मामलों को लेकर यूपी पुलिस से बचते छिप रहे थे और रात 2 बजे पुलिस को चकमा देकर हरियाणा भाग रहे थे और उनके पास कारबान, पिस्तौल समेत भारी हथियार मौजूद थे। लेकिन योगी की पुलिस ने खूंखार बदमाशों को मार गिराया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। यूपी जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा
एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां ग्रामीण इलाकों में लगातार कर रहा था। इनकाउंटर भी हो रहा है, महाकुंभ भी हो रहा है और वक्फ पर भी योगी बड़े एक्शन की तैयारी में। जेपीसी की बैठक हुई, यह बैठक लखनऊ में हुई और इस पर ओवैसी भी गरजे वक्फ को लेकर, लेकिन यूपी सरकार ने वक्फ पर एक बड़ी तैयारी की है। उन्होंने योगी पर कहा, योगी ने पहले कहा था, आपको याद होगा, कि इंच इंच जमीन में ले लूंगा। वक्फ पर छिड़ा घमासान यूपी में दरअसल और गहरा गया। योगी के मंत्री और ओवैसी आमने सामने आ गए। योगी सरकार का दावा यह है कि वक्फ की 78% जो जमीन है वो हमारी है। लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, ये सरकार का है। अयोध्या का बहु बेगम मकबरा भी सरकार का है। जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया वो बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि सबको साथ लेकर चला जाए, मुसलमानों के हित में योजनाएं बनाई जाएं ताकि वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग हो सके। ओवैसी ने वक्फ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए, कहा वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड क्यों कह रहे हैं? सरकार और सीएम तो बदलते रहते हैं, सर्वे सरकार करती है तो माफिया कहां से आता है? ये नफरत की बुनियाद पर जायदाद खत्म करना चाहते हैं और इसलिए वक्फ का नया बिल लेकर आए हैं। वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी की लखनऊ में बैठक हुई। इसी बैठक में चर्चा के दौरान ये गर्मा गर्म बहस हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और योगी के मंत्री। हम जानते हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यकीनन मुसलमानों के डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयों पे हम ले जाएंगे। मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए। वक्फ के माध्यम से उनको एजुकेशन में और हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं वक्फ के माध्यम से और हमें मजबूत करनी चाहिए। तो मूलतः मुसलमानों के डेवलपमेंट का ये जो मसौदा तैयार हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, ये आने वाले दिनों में मुसलमानों के विकास को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, एक नए आयाम पे ले जाएगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में न केवल सोचा बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया। आइए अब उस खबर की बात करते हैं जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। अमेरिका में ट्रंप राज शुरू हो चुका है और ट्रंप के आते ही ट्रंप ने ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ट्रंप ने कल शपथ ली। ये उनकी शपथ के वक्त की तस्वीरें हैं। जब ट्रंप शपथ ले रहे थे तो पूरी दुनिया इस शपथ को देख रही थी। ट्रंप के शपथ लेने के बाद इन्हें तोपों की सलामी दी गई है। ये आप देख रहे हैं 21 तोपों की सलामी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई शपथ लेने के फौरन बाद। ट्रंप के शपथ लेते ही इलॉन मस्क देखिए मंच पर डांस करने लगे। इलॉन मस्क मंच पर पहुंचे और देखिए जरा उनकी खुशी खुद बता रही है कि ट्रंप के शपथ लेते ही ट्रंप से ज्यादा वो खुश है। This is what victory feels like. Yeah. Yes. This is what victory feels like. उसके बाद देखिए ट्रंप के शपथ समारोह में खुद अगली पंक्ति में विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे थे। सबसे आगे आपको नजर आ रहा है सफेद घेरे में।
लेकिन ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं शपथ लेने के बाद, उससे पूरी दुनिया हिल गई है, कांप उठी, अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं। ये देख रहे हैं, ये ट्रंप की तस्वीरें हैं। शपथ लेते ही उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया है, एक के बाद एक फैसलों पर साइन किए। देखिए, एक फैसला और साइन करने के बाद वो दिखा रहे हैं कौन कौन से फैसले ले रहे हैं। और सुनिए जरा, कह रहे हैं कि बाइडेन अगर होते तो बाइडेन ये फैसले नहीं ले सकते थे। Could you imagine Biden doing this? I don't think so. और जिस कलम से हस्ताक्षर किए, वो कलम उठाकर लोगों की तरफ फेंकने लगे। यानी जिससे बड़े फैसले किए, जिससे सिग्नेचर किया, वो देखिए, वो पेन भीड़ की तरफ उन्होंने उछाले। The President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. The golden age हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। from this day अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। expected again all over the world. ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके सत्ता संभालते ही दुनिया हिल गई है। शपथ के कुछ घंटों के भीतर ही ट्रंप ने बड़े बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि देश की सुरक्षा और तरक्की उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। From this day forward, our country will हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। all over the world. अमेरिका जल्द ही पहले से कहीं अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण बनेगा। Ever before. ट्रंप के शपथ में अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां दिखी। पीएम मोदी के दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, तो मोदी और ट्रंप के बीच बढ़ती नजदीकियों के साफ संकेत हैं। My life was saved. ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है ताकि अमेरिका को महान बना सके। Make America great again. अब देखिए जरा ट्रंप के वो बड़े फैसले, जिसके बाद बहुत कुछ बदल गया है। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। ट्रंप ने जिस पर हस्ताक्षर कर दिए, कौन से वो बड़े ऑर्डर हैं जिस पर ट्रंप ने साइन कर दिया है। सबसे पहला फैसला ट्रंप का देखिए जरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसलों की झड़ी लगा दी है। जो बाइडेन के 78 फैसलों को बदल डाला है। शपथ के 6 घंटे के भीतर कई बड़े फैसले कर लिए। सबसे बड़ा फैसला किया जन्मजात नागरिकता पर। अब प्रवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका में जच्चे बच्चे को खुद ब खुद पहले नागरिकता मिल जाया करती थी, यानी किसी बच्चे का वहां जन्म हुआ तो वहां का नागरिक हो गया। अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही थी। ट्रंप ने दूसरा फैसला लिया, अवैध प्रवासियों की एंट्री पर रोक लगा दी। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि ज्यादातर अवैध प्रवासी मुश्किलें पैदा करते हैं। ऐसे लोग कानून का पालन नहीं करते और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। देश में 20% अवैध प्रवासी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तीसरा बड़ा फैसला, कैपिटल हिल हिंसा के आरोपियों को माफी दे दी है। 1600 आरोपियों को राहत मिली है। कुछ पर देशद्रोह के आरोप थे। कैपिटल हिल हिंसा के सभी आरोपी ट्रंप समर्थक माने जाते हैं। आपको याद होगा 2021 में ट्रंप चुनाव हार गए थे, उसके बाद हिंसा हुई थी, उन सबको माफी दे दी है। चौथा फैसला, अमेरिका में केवल अब 2 जेंडर होंगे, यानी पुरुष और महिला 2 ही जेंडर होंगे। अमेरिका में तीसरा कोई जेंडर नहीं होगा। तीसरे जेंडर से सामाजिक मुश्किलें हो रही थी। सेना में ऐसे लोगों से सुरक्षा कमजोर हो रही थी। पांचवा बड़ा फैसला, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार खड़ी की जाएगी। मैक्सिको बॉर्डर से अवैध एंट्री पर अब सख्त रोक रहेगी। मैक्सिको से जबरदस्त अवैध एंट्री होती है, अपराध बढ़ता है। छठा फैसला, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने या बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रंप का मानना यह है कि अमेरिका को इससे नुकसान होता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी भी दी है। सातवां फैसला, बड़ा फैसला, ट्रंप ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला कर लिया है, यानी अमेरिका WHO से हट रहा है।
कोरोना महामारी के दौरान ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठाए थे। डब्ल्यूएचओ पर चीन का पक्ष लेने के गंभीर आरोप लगे थे। डब्ल्यूएचओ में अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है। यह है ट्रंप के बड़े फैसले। अभी ट्रंप और कौन से चौंकाने वाले फैसले लेंगे, ये दुनिया देखेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिका पहले से कहीं अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण बनेगा। मैं राष्ट्रपति पद पर इस विश्वास और आशा के साथ लौट रहा हूं कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। अमेरिका के पास इस अवसर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से भुनाने का मौका है। दक्षिण बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करता हूं। अवैध प्रवासी देश से बाहर जाएंगे। अवैध प्रवासी देश से बाहर भेजे जाएंगे। हमारी मेक्सिको नीति जारी रहेगी। दक्षिण बॉर्डर पर हम सेना भेज रहे हैं। अमेरिका अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करेगा। अब देखिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर अगली मैं आपको दिखाने जा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। ये ट्रंप ने केक काटा है, हाथ में तलवार लिए हुए डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद। आप देख रहे हैं तस्वीर। तलवार से डोनाल्ड ट्रंप केक काट रहे हैं और उसके बाद वो तलवार लेकर सामने आए। उसके बाद देखिए जरा, सेना के समारोह में पत्नी के साथ डोनाल्ड ट्रंप डांस करते हुए भी नजर आए। अब आपको दिखाऊं, लेकिन दुनिया हिल गई है। दुनिया के ये देश टेंशन में है, ये सोच रहे हैं इनका क्या होगा। अब तो आइए अब आपको एक एक करके बताता हूं ट्रंप के आने से कौन परेशान है और ट्रंप क्या करने वाले हैं किस देश के साथ। सबसे पहले शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की बात करेंगे। और इधर ट्रंप ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, अब अमेरिका आतंकियों पर सख्त एक्शन लेगा। ट्रंप ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के संकेत दिए। ड्रग तस्करों को आतंकियों की श्रेणी में रखने का ऐलान कर दिया है। भारत अमेरिका से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। उन्होंने यह इशारा किया है कि अब अमेरिका खैरात नहीं बांटेगा। अमेरिका सालों से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है। अमेरिका से हर साल उसे अरबों डॉलर मुफ्त मिलता था। संकेत है कि इमरान खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमरान के साथ अच्छे रिश्ते थे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप के आने से संकेत यह कि यूनुस सरकार की विदाई हो सकती है। बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की भी वापसी हो सकती है। हसीना सरकार के सत्ता पलट में बाइडेन सरकार का हाथ था। चुनाव कैंपेन में ट्रंप बांग्लादेश में सत्ता पलट का मुद्दा उठा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी ट्रंप भड़क गए थे। बात ईरान की, ट्रंप के आने के बाद ईरान की भी शामत आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आतंकवाद का केंद्र मानते हैं। चुनाव के दौरान इस पर वो बहुत कुछ बोल चुके हैं। परमाणु नीति को लेकर भी ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान चोरी चुपके अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इजराइल, ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी हैं। गाजा पर एक्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं पहले। ऐसे में पड़ोसियों से लड़ने में उसे ट्रंप का साथ मिलेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए। खुद बधाई संदेश में नेतन्याहू ने लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहे हैं नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईरान के आतंकवादी एक्सेस को पूरी तरह से हरा देंगे। चीन, अमेरिका टैरिफ और टैक्स बढ़ा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। चीन का नाम लेकर टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप कह चुके हैं और अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। चीन से सबसे ज्यादा वाहन आते हैं और ऐसे में उसे नुकसान होगा। पनामा नहर पर एक्शन को लेकर भी चीन को संदेश दे दिया। अब एक और तानाशाह, किम जोंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने सैन्य कमांडर से बात की, जिसमें उन्होंने पूछा किम जोंग उन कैसे हैं, किम का हाल कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सवाल तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों किम जोंग को पसंद नहीं करते।
दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिका वहां सैनिक तैनात करता है ताकि उत्तर कोरिया उस पर हमला न कर सके। तो ये दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग समीकरण ये बता रहे हैं कि ट्रंप के आने से क्या बदलने वाला है। सुनिए जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या कह रहा है। तालिबान के साथ आपका मजहबी अकीदत है आपकी, उनके साथ जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब, जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूं, विवेक रामास्वामी, जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब। जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। तो आज सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां आज। दिस इज हाउ आई, कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। भाई अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हमेशा से दुनिया के सामने रहे हैं। क्या बदलने वाला है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। यह तस्वीर है जब पीएम मोदी अमेरिका गए, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, इलेक्शन होने वाले थे, उस दौर की तस्वीर है। लेकिन भारत और अमेरिका, मोदी और ट्रंप के रिश्तों से क्या बदलेगा, देखिए जरा, ये वो तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बधाई दी जीतने के बाद और शपथ के बाद भी। पीएम मोदी ने जो शब्द लिखे उसके बहुत बड़े मायने हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने और एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यह शब्द मोदी और ट्रंप की दोस्ती की एक वानगी है। शपथ में विदेश मंत्री की मौजूदगी भी इस पर मोहर लगाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर में सबसे पहले पंक्ति में, यानी सबसे आगे एस जयशंकर बैठे, जिसमें दुनिया के दूसरे देशों के दिग्गजों को जगह दी गई थी। दरअसल यह मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की झलक थी। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोल चुके, इसी का तकाजा था कि मोदी ने उन्हें फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध के खिलाफ हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया में युद्ध की मुखालफत कर चुके हैं। मोदी आतंकवाद, घुसपैठ, विस्तारवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के लिए शाहबाज पाकिस्तान जिम्मेदार और विस्तारवाद के लिए जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित नीति रही है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल भारत आ सकते हैं। संकेत यह भी मिल रहा है कि अप्रैल महीने में वो दिल्ली आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि पुतिन जेलेंस्की की बैठक दिल्ली में भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप की नजर में दिल्ली सबसे बेहतर और न्यूट्रल विकल्प है। व्लादिमीर पुतिन के करीबी बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं और आज खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर और ट्रंप के विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। रूस अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए तैयार है। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए उनके प्रयासों का स्वागत करता है। वे यूक्रेनी संघर्ष के बारे में बातचीत के लिए तैयार हैं। अब आइए आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर की है जब उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा व्हाइट हाउस में। उस वक्त की तस्वीर है। तो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस चले गए और जो बाइडेन व्हाइट हाउस से वापस चले गए। व्हाइट हाउस छोड़ दिया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो बाइडेन का हेलीकॉप्टर इसमें सवार हुए और व्हाइट हाउस से उड़ चुका है। और अब देखिए जरा, जिस घर में डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे
जिसे आप व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या खासियत है? व्हाइट हाउस में बहुत जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। व्हाइट हाउस पर शार्प शूटर्स और मिसाइल भी तैनात है। राष्ट्रपति के इस निवास में पहले एक बंकर बना हुआ है जो राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक और बम धमाकों से सुरक्षा देता है। हाउस के बंकर में किचन, बाथरूम, वीआईपी रूम भी बने हुए हैं। बंकर के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी इंतजाम है। व्हाइट हाउस के चारों ओर ऊंची बाड़ लगी है। व्हाइट हाउस का इंटीरियर जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना है। दीवारें और दरवाजे बेहद मजबूत हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। व्हाइट हाउस की छत कंक्रीट के एयर शेल्टर की दिखती है और ताकि न्यूक्लियर हमलों से राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा मिल सके, व्हाइट हाउस के आसपास एयरफोर्स की तैनाती रहती है और हाउस की सभी खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ हैं, उसमें भी बुलेट प्रूफ शीशे हैं। व्हाइट हाउस के भीतर सुरंगें भी बनी हुई हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति है तो उसका घर बाकायदा इस तरह से बना है कि किसी भी हमले को झेल सके। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू, क्या कुछ कह रहे हैं स्टामर। On behalf of His Majesty's government and the United Kingdom, ब्रिटेन राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देता है। सैकड़ों साल से हमारे और अमेरिका के रिश्ते गहरे हैं। हम बुरे वक्त में साथ साथ रहे हैं। हमने दुनिया को दिशा दिखाई है। हमारा इतिहास एक दूसरे को जोड़ता है। And enduring partnership. It is a uniquely close bond. Together, we have defended the world from tyranny and worked towards our mutual security and prosperity. Congratulations, President Trump. हमारे गठबंधन के सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। राष्ट्रपति के रूप में आपका पहला कार्यकाल अभूतपूर्व था। आप खतरनाक ईरान परमाणु समझौते से हट गए। आपने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। आपने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया और आपने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी। बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप। सारा और मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देश वापस लौटते हैं और आपको लिए चलते हैं मुंबई। सैफ अली खान अस्पताल से सेफ लौट आए हैं घर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल से जिस वक्त सैफ अली खान घर पहुंचे हैं। और उसके बाद देखिए सैफ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकायदा मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, बैरिकेडिंग लगा दी है और परिंदा भी पर न मार सके, अभी तैयारी वो है। देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। साथ ही साथ देखिए जरा अभी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो शायद नहीं लगे थे इससे पहले, और लगे होते तो शायद और पहले गिरफ्तारी हो जाती हमलावर की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर है मुंबई पुलिस आज हमलावर को लेकर पहुंची सैफ के घर। सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए हमलावर आपको नजर आ रहा है। कामामध्ये व्यत्यय आणू नका, आमचं काम करू लांबून हे करा, कामामध्ये व्यत्यय आणू नका। ये आप देख रहे हैं पूरे सीन को फिर से दोहराया गया कि हमलावर कैसे रात को आया, कैसे सैफ के घर के सोसाइटी के अंदर गया, कैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, कैसे खिड़की से घर में घुसा, कैसे वापस आया और किसी ने रोका नहीं। इन सारी चीजों को फिर से फिल्माया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। लेकिन उस शख्स को जो ऑटो से सैफ अली खान को लेकर अस्पताल पहुंचा था, वो ऑटो चालक, उसे सम्मानित किया गया। 11,000 रुपए का इनाम दिया गया है उस ऑटो चालक को। इससे कोई बारे में भी मैंने आपको दिखाया और सुनाया था। इसका रिपब्लिक ने इंटरव्यू किया था। इसने बताया कि इसे पता नहीं था सैफ है, लेकर अस्पताल छोड़ा, उनका बच्चा साथ में था, सैफ लहूलुहान हालत में थे, उसे 11,000 रुपए के इनाम से नवाजा गया है। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन सैफ के लिए एक मुश्किल बढ़ गई। मुश्किल उनके लिए बढ़ी है उनकी संपत्ति को लेकर। यह है पटौदी, जबलपुर में सैफ की संपत्ति है और उस संपत्ति को लेकर मुश्किल यह है कि वो संपत्ति जब्त हो सकती है सैफ अली खान की। देखिए जरा क्या है वो सैफ की संपत्ति और
आखिर क्यों उनकी कई 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो सकती है। दरअसल एक्टर सैफ अली खान नवाब पटौदी के वारिस कहे जाते हैं। पटौदी परिवार की हरियाणा और मध्य प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति है। संपत्ति में पटौदी पैलेस समेत कई बंगले और जमीनें शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की कीमत लगभग 15,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब सरकार इस पर शत्रु संपत्ति के तहत कब्जा कर सकती है। दरअसल संपत्ति के इस विवाद की शुरुआत होती है 1960 से 1960 से। भोपाल रियासत के जो आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला, उनका निधन हुआ 1960 में। उनका निधन होने पर बड़ी बेटी आबिदा को वारिस बनाया उन्होंने, लेकिन इसके बाद फिर आबिदा चली गई पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान चला गया, संपत्ति छोड़ गया, उसकी संपत्ति हो गई शत्रु संपत्ति। 1968 में शत्रु संपत्ति का कानून बना, यानी 60 में वो गई, कानून बना 68 में, 8 साल बाद। इस कानून के अनुसार विभाजन के दौरान जो लोग पाक चले गए, उनकी सभी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है। हालांकि सैफ का जो परिवार है वो हमीदुल्ला की जो दूसरी बेटी है उनका वंशज है। इसी आधार पर वो, उनका परिवार पटौदी रियासत पर दावा करते हैं। हालांकि 2015 में नवाब की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया था, तो शत्रु संपत्ति के आधार पर सरकारी संपत्ति होने का ऐलान किया गया। हालांकि मामला कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। काफी सुनवाई के बाद 13 दिसंबर को स्टे निरस्त किया गया। ऐसे में अब करोड़ों की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती है। आइए हमारे सहयोगी सत्य विजय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिएगा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। फिलहाल बात की जाए तो जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो पटौदी परिवार की प्रॉपर्टी थी, जैसे कि ये फ्लैग हाउसेस के अलावा भोपाल में सैकड़ों एकड़ में पटौदी परिवार की प्रॉपर्टी है, उससे स्टे हटाने की बात की है। ये भी जो है कोर्ट ने 30 दिन का चूंकि प्राधिकरण के सामने पक्ष रखने का समय दिया था, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि पटौदी परिवार की तरफ से 30 दिन में किसी भी तरह की अपील नहीं की गई, जिसके चलते अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति है, इससे स्टे हटा लिया गया है और अब इस पर सरकार अपना कब्जा कर सकती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। शाह का ऑपरेशन ऑल आउट और नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह ने ऑपरेशन ऑल आउट की तैयारी कर ली और बाकायदा डेट भी दे दी है कि इस देश से लाल आतंक को खत्म कर दूंगा, और वो हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, 20 नक्सली मारे गए छत्तीसगढ़ में। 20 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और बाकायदा 1000 जवानों ने ऑपरेशन चलाया है, तब इन नक्सलियों को ढेर किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। सोचिए जरा, ये 1 करोड़ रुपए का इनाम था इस नक्सली के ऊपर, इसे ढेर किया है जवानों ने। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, इससे पहले एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों की सुरंग देखिए, नक्सलियों ने सुरंग बनाई हुई थी। इस सुरंग के अंदर बाकायदा नक्सली छिपे रहते थे, यही हथियार तैयार करते थे। जंगलों के बीच ये सुरंग बनाई गई थी। 16 जनवरी को जवानों का जोश आई है इस एनकाउंटर के बाद। ये बड़ा एनकाउंटर जो हुआ है, ये वो जवान जिन्होंने नक्सलियों पर एक्शन लिया। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 4 दिनों में 40 के करीब नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया गया। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान जारी है। जंगल से लेकर पहाड़ तक, नदी से मैदान तक नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। एक और खबर है, पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर किडनैप हो गया जो मोदी और योगी की तारीफ करता था। वो अचानक गायब हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के ही वीडियो डालता था। अगली तस्वीर देखिए, उसे जब किडनैप किया गया, ये शुएब चौधरी है, वहां यूट्यूब वीडियो बनाते थे, मोदी योगी की तारीफ करते थे। इसलिए देखिए अगली तस्वीर देखिए, किडनैप किया गया वो तस्वीर दिखाइए आप। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, रात के अंधेरे में लोग इनके घर पहुंचे हैं और इन्हें उठाकर ले गए। मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाए इसके थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाए इसके थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। मोदी और योगी की तारीफ से डर गया पाकिस्तान। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाए। भारत की बात करने वाले यूट्यूबर का अपहरण। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है। भारत के फैन को फांसी की सजा देगा पाकिस्तान। आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जी इसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो। पाकिस्तान में यूट्यूबर के एनकाउंटर और फांसी की जो खबरें चल रही थी, उन पर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। 20 दिन बाद यूट्यूबर सामने आया तो उसके खुलासे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। मोदी और योगी की तारीफ करने पर पाकिस्तान में यूट्यूबर को अगवा कर लिया गया, सियासी दल में शामिल कराकर मुंह बंद कराने की कोशिश हुई, लेकिन जब यूट्यूबर इस पर तैयार नहीं हुआ तो उसे ईश निंदा में फंसाने की धमकी दी गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सबूतों के साथ किडनैप करने वालों को बेनकाब करेगा। एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था, क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम तो यूट्यूबर को छोड़ दिया है। जो मोदी योगी का तारीफ करते थे वो सच बता रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं, संभल हिंसा के मामले में, संभल में हिंसा हुई, इसमें 5 लोगों की जान गई। आज न्यायिक आयोग की टीम पहुंची। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। न्यायिक आयोग की टीम वहां पहुंचकर लोगों से कहा है कि जिन्हें अपने बयान दर्ज कराने हैं वो आ सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करके बताते हैं कि न्यायिक आयोग की टीम क्यों पहुंची। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंची थी और संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। जांच आयोग की टीम ने मस्जिद के इलाके में लोगों से बात की। टीम ने करीब 60 लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें 20 पुलिसकर्मी, 40 स्थानीय नागरिक हैं। तो यह था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो अगर मिस हो गया है तो आप इसे YouTube पर दोबारा देख सकते हैं।